नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं पारस सर एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना और आप कितना स्कोर करते हैं वो भी हमें कमेंट करके बता देना, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 से। निम्न में रबी की फसलें हैं धान और चना, गेहूं और मक्का, मक्का और धान, या फिर चना और गेहूं। तो देखिए साथियों, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है। तो इनकी बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर महीने में बुआई की जाती है, और मार्च अप्रैल महीने में इनकी कटाई की जाती है। इसके अंतर्गत गेहूं हो गया, चना हो गया, आलू, मटर, सरसों, मसूर, ये क्या है? ये रबी की ही फसलें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गेहूं और चना क्या है? हमारी रबी की फसलें हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इनकी बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है और कटाई की जाती है मार्च अप्रैल महीने में। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं? हरित गृह गैस मतलब ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन है ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर मीथेन। तो साथियों, यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन। घरेलू मवेशी तथा भेड़ मीथेन के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। मीथेन जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CH4। ध्यान रखना है आप लोग। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, और यदि आप शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको आने वाले समय में इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। वनों के कटान के प्रमुख परिणाम क्या है? ऑप्शन है वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, जल चक्र पर प्रभाव, मृदा अपरदन। अब ये 3 कथन हैं और यहाँ पर है 4 ऑप्शन। बताएं इन 3 कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? केवल 1, 1 और 2, केवल 3, या फिर 1, 2 और 3। देखिए साथियों, वनों के कटाव की वजह से क्या हो रहा है? वृक्षों की संख्या कम रही है, तो इससे क्या है, जो हमारे वन्य जीव हैं इनके जो प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो गया है, और जो हमारा जल चक्र है उस पर भी प्रभाव पड़ा है। और वृक्षों की संख्या घटने से क्या है, जो मृदा का अपरदन है वो भी हो रहा है। तो यहाँ पर पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। नदी मुहाने के लक्षण हैं ताजा एवं खारा जल, बिल्कुल सही है। अधिक उत्पादकता, ये भी सही है। समृद्ध जैव विविधता, ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी नदी मुहानों के लक्षण हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? पारिस्थितिक संतुलन, जैव सांद्रण, खाद्य स्तर, या फिर जैव अपघटन। तो देखना, ध्यान रखना आप लोग, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है जैव सांद्रण। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। केदारनाथ अभयारण्य निम्न के लिए जाना जाता है? बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए, कस्तूरी मृग के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है साथियों कि केदारनाथ अभयारण्य कहाँ पर है। तो साथियों, जो केदारनाथ अभयारण्य है यह कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड के चमोली जिले के अलकनंदा घाटी में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, अलकनंदा घाटी में है केदारनाथ अभयारण्य। ठीक है, और इसमें क्या है, कस्तूरी मृग जो कि एक विलुप्त प्राय प्रजाति का जीव है, इसका इसमें संरक्षण किया जाता है।
कस्तूरी मृक्का। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में कहाँ पर? अलकनंदा घाटी में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? दोमट, बलुई, चिकनी या फिर बारीक बालू? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा चिकनी। चिकनी मृदा में क्या है, जो जल धारण क्षमता है वो अधिक होती है। चिकनी मिट्टी कहाँ मिलती है हमें? चिकनी मिट्टी हमको अक्सर नदियों के किनारों पर देखने को मिलती है। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना, मैंने पहले ही बोल दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? तो भाई ये कृषि वैज्ञानिक थे और भारत में हरित क्रांति का लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को ही दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है? आर्कटिक टर्न, एल्बेट्रास, हमिंगबर्ड या फिर पेंगुइन? तो देखिए साथियों, यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। जो पेंगुइन पक्षी होती है यह बर्फ पर अंडे देने वाली पक्षी है। ठीक है, और आपको बता दें पेंगुइन एक न उड़ने वाली पक्षी होती है। ये आर्कटिक के बर्फीली इलाकों में पाई जाती है। ठीक है, ये क्या है? ये बर्फ पर अंडे देती है और जो नर पेंगुइन होता है वो इन अंडों की देखभाल करता है। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? टुंड्रा, सवाना, टैगा या फिर स्टेपीज? बताएं आप यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखना साथियों, आर्कटिक मरुस्थल टुंड्रा का दूसरा नाम है। ठीक है, क्योंकि इस टुंड्रा प्रदेश में क्या है? टुंड्रा प्रदेश में सूर्य प्रकाश का अभाव रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है? लगभग 8 महीने बर्फ जमा रहता है। इसी वजह से इसे कहा जाता है आर्कटिक मरुस्थल। समझ गए आप लोग? चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, समाजीकरण को बढ़ावा देना या फिर टीम भावना बढ़ाना? तो देखिए शैक्षणिक भ्रमण का जो मूल उद्देश्य है वो है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, इसलिए आप छात्रों के लिए जैसे चिड़ियाघर को देखना, ठीक है, या किसी वन विहार, ठीक है, मतलब जो भी पुरातात्विक स्थल है या कहीं भी उनके लिए प्रत्यक्ष अनुभव बहुत ही कारगर होते हैं उनके अधिगम में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ओजोन एवं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन या फिर ऑर्गन एवं ओजोन? तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो है हमारी 21% और नाइट्रोजन है 78%। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 99%। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत वायुमंडल में विद्यमान है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? चूना पत्थर, बेसाल्ट, स्लेट या फिर ग्रेफाइट? पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि आग्नेय चट्टान का निर्माण होता कैसे है? तो देखिए आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है। क्या है? जब ज्वालामुखी से गर्म लावा निकलता है और वो बाहर आकर ठंडा हो जाता है तो वो आग्नेय चट्टान कहलाता है। ठीक है, तो
आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमेटाइट, ये क्या है? आग्नेय चट्टान है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, पेगमेटाइट हो गया, ये सभी क्या है? आग्नेय चट्टान है। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। विटामिन B12 की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? बेरी, स्कर्वी, रतौंधी या फिर एनीमिया। देखिए जो बेरी होता है ये होता है भैया विटामिन बी की कमी से। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है और ये खट्टे फलों में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना, और सबसे अधिक पाया जाता है आंवला में। और रतौंधी क्या है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। लेकिन जो एनीमिया थकान है ये भैया विटामिन B12 की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए यहां से 2 क्वेश्चन और बनते हैं एग्जाम में कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम है इसका साइनोकोबालामिन। ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो ध्यान रखिए साथियों, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है कैल्शियम एवं विटामिन ई, पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन सी या फिर कैल्शियम एवं विटामिन डी। देखिए जब भी स्वस्थ अस्थियों की बात होती है तो वहां पर कैल्शियम की बात जरूर होती है। जैसे दांत के लिए, दांतों में भी क्या है? कैल्शियम महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन डी में देखिए कैल्शियम एवं विटामिन डी, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है क्या है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। मैंने आपको इतने पॉइंट बता दिए हैं कि भले ही इसमें 15 क्वेश्चन थे, यहाँ से 30 क्वेश्चन भी बन जाएंगे तो आप उन्हें कर देंगी, है ना? तो इसमें हमने केवल 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से व्याख्या से बता दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, आप लोग दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में और भी नए वीडियो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।